हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम चार्ट डिस्कस करेंगे उसकी डिटेल है 23 मार्च 1987। शाम के 4:06 का इनका बर्थ टाइम है। प्लेस दिल्ली है। तिथि चेक करेंगे तो कृष्ण नवमी है उस दिन, नौवीं तिथि थी उस दिन। और जो नक्षत्र था वो पूर्वाषाढ़ है। लगन की डिग्री अगर देखें तो 8 डिग्री का लगन है। नगल लगन जो है वो तो चेंज नहीं होगा, हम चेक कर लेते हैं। फिर भी आधे घंटे पीछे भी करेंगे तो लगन चेंज नहीं होगा इनका। तो लगन तो में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। नमाज चेक कर लेते हैं कि नमाज में क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखिए 2 मिनट पीछे जाने में इन नेटिव का नमाज चेंज हो जाएगा। अभी नमाज यहाँ पे जैमनी लगन है तो टॉरस बन जाएगा। तो इसका तो नमाज तो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं। अपने जितनी भी रीडिंग्स मैंने दी है अभी तक, जितनी केस स्टडी ली है, मैंने डिविजनल चार्ट्स को इंक्लूड नहीं किया है। क्योंकि अगर नमाज ही बदल रहा है तो ऑब्वियसली इससे हायर जो डिविजनल चार्ट्स हैं तो वो भी चेंज हो जाएंगे इसके अंदर। तो लगन तक ही रहते हैं। लियो सेंडेंट है। लियो यानी सिंह लगन की कुंडली है। और लगन लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में प्लेस्ड है राहु और जुपिटर के साथ। अब देखिए लियो तो एक लॉयन है बेसिकली, एक फायरी साइन है लियो। डोमिनेंस चाहता है, लॉयन की तरह जिंदगी अपना जीना चाहते हैं। देखिए दो ऐसे असेंडेंट हैं जहाँ पे सैटर्न को 7th हाउस की लॉर्डशिप है। वो है कैंसर असेंडेंट और लियो असेंडेंट। तो जब भी कैंसर असेंडेंट या लियो असेंडेंट का चार्ट आता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि 7th हाउस जो मैरिज का है वो शनि रूल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन इवेंट्स को डिले कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशन। शनि इन दोनों लगन के लिए मैरिज हाउस से रिलेट करते हैं। तो शनि एक डिले का कारक है, डिनायल का नहीं है। और शनि एक हैप्पीनेस का कारक नहीं है, दुखों का कारक है। तो मोर ओवर जितने भी कैंसर असेंडेंट लियो असेंडेंट हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी मैरिज लाइफ में ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम रहती है। ये सिर्फ असेंडेंट बेस बेस बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लियो साइन है। यहाँ पे लियो साइन में कोई भी जो प्लैनेट है ना तो कि एक्सॉल्टेड होता है ना कोई डैबलेट स्टेज पे आ जाता है। तो बड़ा कंफर्टेबल सा साइन है। ये तो काफी साइन अब उठा के देखेंगे। कई साइन में कैंसर साइन होगा तो उसमें जुपिटर एक्सॉल्टेड होगा, मास नीच के हो जाएंगे। एरीज साइन में सैटर्न नीच के हो जाएंगे, सन एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। तो लियो साइन के अंदर कोई भी साइन एक्सॉल्ट, कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड नहीं है, कोई भी नीच का नहीं है। ऐसे एक्वेरियस में भी है। एक्वेरियस साइन में कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड नहीं है, कोई भी नीच का नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर खाली लियो असेंडेंट, अगर ब्लैंक चार्ट रीडिंग करें, ये प्लैनेट्स को ना देखें, तो लियो असेंडेंट, इस असेंडेंट में जो प्लैनेट हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लियो लगन हो गया, इसका जो मालिक चला गया, सन है राहु यहाँ आ गया ना, ठीक है। सेकेंड हाउस पे जाते हैं, ब्लैंक चार्ट रीडिंग रहने देते हैं। किसी जब सारे चार्ट्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको ब्लैंक चार्ट रीडिंग भी बताऊंगा कैसे ब्लैंक चार्ट रीडिंग की जाती है। तो लगन लॉर्ड तो यहाँ पे राहु के साथ अफ्लिक्टेड है कहीं ना कहीं। और लगन लॉर्ड का 8th हाउस में जाना का मतलब ही हो गया है द फोकस ऑफ लाइफ। यानी ऐसा नेटिव या तो किसी रिसर्च में, किसी डीप एनालिसिस में कहीं ना कहीं इनका फोकस रहता है। 8वां घर अकल्ट साइंस का भी है। मैं ये नहीं कहता कि इनका इंटरेस्ट अकल्ट साइंस में रहेगा, पर ऐसे नेटिव को कोई ना एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि सन के कॉम्बिनेशन जुपिटर और राहु के साथ है। राहु तो खुद एनालिसिस एनालिटिकल चीजों की बात करता है, और सन की प्लेसमेंट 8th हाउस में कहीं ना कहीं बताते हैं कि ऐसा नेटिव एनालिसिस बहुत अच्छा कर लेता है चीजों को। सन जुपिटर अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फेम के लिए सन जुपिटर जो मेरी आज तक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि देखिए जोडियक चार्ट का जो 5th हाउस है वो सन है और 9th हाउस है वो जुपिटर है। तो ये कॉम्बिनेशन इस चार्ट में क्या है, यहाँ पे जुपिटर जो है नो 5th हाउस का लॉर्ड है, सन लगन लॉर्ड है। तो 1 और 5 हाउसेस के लॉर्ड है, कंजक्ट है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, मगर कहाँ बैठ गए वो 8th हाउस में बैठ गए। तो लगन लॉर्ड का प्लेसमेंट 8th हाउस में एक अच्छा एनालिसिस करना सिखा देता है।
मगर प्रॉब्लम क्या है कि सन राहु यहाँ पे ग्रहण योग बना रहे हैं। ग्रहण योग जो सन राहु ने बनाया वो 8th हाउस में एक अच्छी सिचुएशन नहीं है लगन के लिए। तो कहीं ना कहीं सन की अफ्लिक्शन दिखती है यहाँ पे कि सन अफ्लिक्ट हो गया यहाँ पे। सेकंड हाउस जो केतु बैठे हुए यहाँ पे वर्गो साइन में, केतु मरकरी के साइन में कंफर्टेबल नहीं होते। सेकंड हाउस स्पीच का भी है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी है, तो एक रुखी बात करने की हैबिट हो सकती है यहाँ पे नेटिव को। बट यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट है तो वो भी कई चीज नलिफाइड हो जाती है। मगर केतु ओवरऑल जो सेकंड हाउस का सिग्निफिकेंस है, जो हमारा कुटुंब है, जो हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी है, मेरा स्पीच भी है, तो केतु कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, क्योंकि केतु इज प्लान ऑफ डिटैचमेंट। अब केतु क्या बोलता है आपको? केतु बोलता है व्हेन दिस विल हैपन इन माय लाइफ। सेकंड हाउस में केतु क्या बोलेगा? मैं पैसा कब कमाऊंगा, मेरी फैमिली कब डेवलप होगी, एक्यूमुलेशन कब होगी। तो सेकंड हाउस से रिलेटेड केतु बात करता है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं केतु यहाँ पे इतने स्ट्रांग नहीं है। देखिए जहां भी नोट्स बैठेंगे, क्योंकि वो हमेशा 180 डिग्री पे रहने वाले हैं, तो चीजें कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है। हम यहाँ केतु से ज्यादा प्रॉब्लम तो राहु इन 8th हाउस है। केतु से ज्यादा प्रॉब्लम राहु इन 8th हाउस है। राहु इन 8th हाउस क्या देगा आपको? कहीं ना कहीं कई लॉसेस देता है, फाइनेंशियल लॉस दे देता है सडनली। कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पे उंगली उठ जाती है। राहु इन 8th हाउस तो इतना अच्छा माना नहीं जाता है। पैसे के लिए ठीक रहता है, मगर मनी लॉस रहते हैं, कुछ गलत ऑब्लिगेशंस लग जाते हैं आपके, जो आपने किए भी नहीं होते ऐसे काम, उस पर भी उंगली आप पे उठ जाती है। तो ये राहु की सिग्निफिकेंस है। राहु एक सडनली चीजें करवाता है तो सडनली चीजें दे देता है। अब यहाँ केतु इतने खराब तो नहीं है पैसे को लेके, मगर इस यहाँ की एनर्जीज को कहीं ना कहीं डिटैच कर देते हैं चीजों को। कभी ना कभी लेटेस्ट में देखा जाएगा ऐसे नेटिव का पैसे से भी मोह उठ जाता है, फैमिली से भी मोह उठ जाता है। वो नहीं डेवलप करना चाहता अपनी फैमिली, वो पैसा के लिए उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। ये केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस के सिग्निफिकेंस से वो डिटैच होना शुरू हो जाता है कि मेरे को लाइफ में चीज चाहिए ही नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं है मनी। वो भी डिपेंड करता है दशा अंतर दशा जब नेटिव को उस तरह से मिलती है। थर्ड हाउस में लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन का जो लॉर्ड वीनस है वो कहना है 7th हाउस में प्लेस्ड है। अब देखिए वीनस को दो हाउसेस की लॉर्डशिप है यहाँ पे। 10th हाउस की भी लॉर्डशिप है और थर्ड हाउस की भी लॉर्डशिप है। 10th हाउस मेरा प्रोफेशन का है, तो प्रोफेशन का लॉर्ड वीनस 10th हाउस में आ गया। और थर्ड हाउस जो मेरा करेज है, मेरा सिबलिंग है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे नेबर्स भी हैं, तो उसका जो लॉर्ड, और जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी है, उसका लॉर्ड बैठ गया यहाँ के 7th हाउस में वीनस। देखिए वीनस 7th हाउस में कारक है, मगर एक टर्म है कारक भावो नाशा। क्या वीनस 7th हाउस में अच्छा है? देखिए वीनस 7th हाउस में कुछ चीजों के लिए अच्छा है, कुछ चीजों के लिए नहीं। यहाँ वीनस एक्वेरियस साइन में बैठे हुए जो सैटर्न का साइन है। सैटर्न इज अ प्लैनेट फॉर डिलेस, और सैटर्न 7th हाउस इस मेरा लाइफ पार्टनर भी है, मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, तो डिले इन मैरिड लाइफ दिखा देता है। एक तो लियो असेंडेंट, मैंने आपको पहले ही बोला 7th हाउस जो लॉर्डशिप है एक्वेरियस है। वीनस बैठे हुए साथ में मरकरी के यहाँ पे। वीनस एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है बेसिकली, तो पार्टनर विल बी वेरी ब्यूटीफुल। बट और वीनस और मरकी बेनिफिक होने के साथ दोनों लगन को भी देख रहे हैं, यानी नेटिव की पर्सनैलिटी तो बेनिफिक प्लान देख रहे हैं। देखिए कोई भी मैलेफिक इंफ्लुएंस नहीं है, इवन सैटर्न भी देख रहे हैं, मगर सैटर्न के डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मगर वीनस मरकी जो बेनिफिक प्लैनेट है वो लगन को देख रहे हैं, तो एक नेटिव की पर्सनैलिटी भी तो बताते हैं। वीनस एक क्या है? वीनस एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी की बात करता है, मरकरी की एक इंटेलिजेंस की बात करता है। तो दोनों चीजें इस नेटिव में होंगी, पर्सनैलिटी भी होंगी और इंटेलिजेंस भी काफी होंगे, क्योंकि लगन पे एस्पेक्ट है दोनों का। बट मरकरी ने क्या काम कर दिया? देखिए मरकरी 7th हाउस में सबसे वीकेस्ट प्लेसमेंट है, मरण कारक स्थाना है मरकरी के लिए 7th हाउस ये। और मरकरी इंच है, कोई जेंडर नहीं दिया गया मरकरी को, तो कहीं ना कहीं 7th हाउस फिजिकल रिलेशन का भी है, तो वीकर पार्ट ऑफ फिजिकल रिलेशन भी दिखाता है, स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा देता है। फर्टाइल है ना चीजें ये, 7th हाउस ही तो करेगा, एक्टिव होगा तभी तो 5th हाउस एक्टिव होगा। तो चाइल्ड बर्थ के लिए जब फर्टाइल चीजें होती हैं वो मरकरी कहीं ना कहीं यहाँ के वीक कर देता है। तो मरकरी की पोजीशन 7th हाउस में अच्छी नहीं है। और मरकरी एक ड्यूअल प्लैनेट, देखिए कई लोग रीडिंग दे देते हैं कि ड्यूअल प्लैनेट बैठा हो तो मल्टी मैरिजेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
उसके लिए बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने वाले में किसी चार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। किसी इंडिविजुअल चार्ट के बारे में नहीं है, ग्रुप मेंबर के चार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। सेपरेट चार्ट लेके आपको बताऊंगा कि कैसे मल्टीपल मैरिज देखी जाती हैं, कैसे मल्टीपल रिलेशनशिप देखे जाते हैं। अब वीनस जो है ये 7th हाउस के लॉर्ड है, मगर वीनस 7th हाउस में क्या देता है? वीनस 7th हाउस, क्योंकि 7th हाउस फॉरेन लैंड का भी है, रिलेशनशिप विद द फॉरेन पीपल स्पेशली फीमेल्स, पूरे एडवांटेज मिलते हैं ऐसे नेटिव को कि रिलेशनशिप विद द फॉरेन फीमेल्स दे देता है वीनस 7th हाउस में। तो अगर नेटिव की फॉरेन विजिट्स लगती हैं, फॉरेन में सेटलमेंट, तो ये बड़ा ऑब्वियस हो जाता है नेटिव के लिए, चीजें पूरी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऐसे नेटिव को वहां पे। तो 7th हाउस में वीनस हल्के कारक भाव नाशा है, पर 7th हाउस ज़ोडिएक चार्ट का लिब्रा साइन है, जब वो वीनस का अपना साइन है। तो 7th हाउस जो लिब्रा है वो तो लस्ट ही तो है, तो लस्ट वाली जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल करा देता है वीनस, यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता है। और 8वां घर फॉरेन लैंड, 7th हाउस फॉरेन लैंड के, तो नेटिव कमिंग फ्रॉम फॉरेन लैंड, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। क्योंकि वो मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि 9th हाउस जो ज़ोडिएक चार्ट का है वो सजिटेरियस साइन है, उसका लॉर्ड जुपिटर भी 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो नेटिव कहीं ना कहीं अपने फादर से दूर रहने वाला है। दूर रह के क्या रिलेशनशिप बनेंगे, वो एडवांटेजेस नेटिव को मिलेंगे विद द डिफरेंट रिलीजन पीपल। तो इसलिए हम कहते हैं फॉरेनर के साथ भी मिल सकते हैं। विनस एक फीमेल है, तो डिफरेंट कल्चर से फीमेल से रिलेशन नेटिव के होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। देखिए 4th हाउस सैटर्न है, सैटर्न 4th हाउस में एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। स्कॉर्पियो साइन में सैटर्न बैठे हुए हैं। स्कॉर्पियो साइन ज़ोडिएक चार्ट का 8th हाउस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, और शनि खुद एक प्लैनेट है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो शनि का स्कॉर्पियो में बैठना वो 4th हाउस में, या तो नेटिव की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो फैमिली के थ्रू होगी। सैटर्न इन 4th हाउस फॉरेन सेटलमेंट दे देते हैं, मैलेफिक प्लैनेट है, यहाँ तो मंगल भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहा है, तो वीकेस्ट है इनका 4th हाउस। ऐसे नेटिव को होमलैंड पे ज्यादा बेनिफिट नहीं होते हैं, इनर हैप्पीनेस भी ढूंढता रह जाता है नेटिव। ऐसे सैटर्न का 4th हाउस में बैठना, बीइंग 7th हाउस लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के कॉम्बिनेशन भी बना देता है, या नेटिव उस नेटिव को जानता है मैरिज से पहले। कई लोग 5th हाउस को एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बताते हैं, मगर 5th हाउस किसी भी शास्त्र में मेंशन नहीं है। ये एक फैंटेसी एस्ट्रोलॉजी चल रही है आज की डेट में, पंचम भाव लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। वरा मेरा के हिसाब से 4th हाउस है हाउस ऑफ बंधु। एनीवे, नेक्स्ट हाउस है 5th हाउस। 5th हाउस में मून वेल प्लेस्ड है। मून का 5th हाउस में बैठा, सैजिटेरियस साइन में बैठना अच्छी बात है। मून एक फर्टाइल है, बताते हैं कि ऐसे नेटिव को चिल्ड्रंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो मून की प्लेसमेंट हायर स्टडीज के लिए भी अच्छी है। ऐसे नेटिव अपनी हायर स्टडीज में हमेशा फोकस रहता है और कॉन्टिन्यूस करता भी रहता है, क्योंकि ज़ोडिएक चार्ट में सैजिटेरियस साइन हमारा 9th हाउस है ऑफ हायर एजुकेशन। मून 4th हाउस का लॉर्ड होता है ज़ोडिएक चार्ट में, कैंसर साइन। 4th हाउस प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन का लॉर्ड सैजिटेरियस साइन 9th हाउस में बैठ गया, तो एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है नेटिव की एजुकेशन को लेकर, कुछ ना कुछ स्टडीज में रहता है, वो इन्वॉल्व रहता है। तो मून का यहाँ पे रहना एक सिंगल चाइल्ड की बात तो करता ही है। मैं कोई नेटिव की वो रीडिंग नहीं दे रहा हूँ कि क्या होगा इनका, मगर मून एक फर्टाइल प्लेनेट है, तो चिल्ड्रंस की कमिटमेंट कहीं ना कहीं कर देता है। वो बाद में देखा जाता है कि नेटिव के मैरिज लाइफ के कॉम्बिनेशन है भी है कि नहीं है, मैरिज होगी कि नहीं होगी। 6th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में चला गया। 6th हाउस तो मेरा ऋण रोग शत्रु है, फिर मैंने बोला शनि तो यहाँ पे 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है, अच्छी प्लेसमेंट 4th हाउस में है नहीं है, और शनि पे एस्पेक्ट है मंगल और राहु का, तो 4th हाउस वीक है यहाँ पे। प्रॉब्लम टू द मदर, हेल्थ इश्यूज टू द मदर, मदर को भी हेल्थ इश्यूज होंगे इस नेटिव के चार्ट के हिसाब से। 7th हाउस है वीनस मर्की, मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया। वीनस एक ब्यूटीफुल पार्टनर की बात करता है, मगर द पार्टनर फ्रॉम द फॉरेन लैंड ऑल्सो भी बात करता है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप होते हैं नेटिव के ऐसे लोगों के साथ। मर्करी तो एक जेंडर नहीं है, एक फर्टाइल नॉन फर्टाइल है कहीं ना कहीं।
कहीं ना कहीं फर्टाइल चीजें देने में दिक्कत कर देता है। मेल का अगर चार्ट है ये, तो कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव जो चीजें चाहिए स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम मर्करी कहीं ना कहीं, वो भी सैटर्न की राशि में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नेटिव को प्रॉब्लम हो सकती है उससे रिलेटेड। मगर दोनों एक बेनिफिक प्लेनेट है तो कहीं ना कहीं लगन को देख रहे हैं तो लगन पे अच्छा एस्पेक्ट डाल रहे हैं। मगर मर्करी की प्लेसमेंट 7th हाउस में इतनी अच्छी नहीं है। 8th हाउस में डिस्क्राइब कर दिया है, सन राहु जुपिटर है, सन लगन लॉर्ड है, जुपिटर यहाँ पे 5th हाउस के लॉर्ड है, तो अच्छा योग बना रहे हैं। सन जुपिटर एक अच्छा योग है अपने आप में, मगर राहु का सन राहु का बैठना कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम देता है। एनालिसिस अच्छी होती है, दिमाग भी तेज होता है, एनालाइज करना नेटिव को बहुत अच्छा आता है, मगर ग्रहण योग है मैलेफिक इन 9th हाउस 8th हाउस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देते हैं कहीं ना कहीं। हालांकि सन 8th हाउस में कहीं ना कहीं बेनिफिट गवर्नमेंट भी देता है, अगर गवर्नमेंट कहीं नेटिव कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के अंदर है तो बेनिफिट दे देगा सर में से। नेक्स्ट हाउस में मार्स है। देखिए मार्स इस चार्ट के लिए योग कारक प्लैनेट है, 4th और 9th हाउस के अलाउड 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो 9th हाउस तो उसने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया यहाँ पे, कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस भी नहीं है 9th हाउस के ऊपर, तो भाग्य भाग्य का तो धनी हो गया ये नेटिव। हायर एजुकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो मैंने कारक बताया था 9th हाउस का, जो सैजिटेरियस साइन का जो लॉर्ड जो जुपिटर जो 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो फादर से यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत जल्द डिस्टेंस प्लेस पे रहते हैं नेटिव, फादर से दूर रहेंगे। सैटर्न नहीं काम करने दे रहा अपने होमलैंड पे कंफर्टेबल, तो कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रिप्स या फॉरेन से रिलेटेड काम नेटिव का होता है। सेटलमेंट की मैं कोई यहाँ पे रीडिंग नहीं दे रहा हूँ, सेटलमेंट के लिए योगास अलग देखे जाते हैं, ये सेटलमेंट के योगास नहीं है। मैं जनरल बता रहा हूँ कि नेटिव कहीं ना कहीं अच्छा रहता है 9th हाउस, मगर एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं एक मैलिफिक प्लैनेट है। हालांकि जुपिटर और मार्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जोडिएक चार्ट में तो 9th हाउस जुपिटर रूल करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैलिफिक इन्फ्लुएंसेस ऑनर्स अपने कुछ इनके अपनी तरह से अपनी तरह से अडॉप्ट करते हैं रिलीजन को, किसी के कहने से रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड वीनस जो 7th हाउस में बैठा हुआ है मर्की के साथ है, मर्की 11th हाउस का लॉर्ड है, यानी कॉम्बिनेशन हो गया 11th और 10th हाउस का लॉर्ड, तो एक अच्छी बात कर देता है यहाँ पे। और सैटर्न का एस्पेक्ट भी है कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो ठीक है, थोड़ा सैटर्न का एस्पेक्ट है तो थोड़ी चीजें डिले तो करता ही है लाइफ में प्रोफेशन से रिलेटेड, मगर डिलीवर कर देता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है। 11th हाउस का लॉर्ड मर्करी भी चला गया यहाँ पे 7th हाउस के अंदर, वीनस के साथ बैठा हुआ 10th हाउस में, तो 11th हाउस तो हाउस ऑफ मेरी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर ही तो है, मगर वीनस के साथ कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, मगर मर्की के लिए 7th हाउस की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो वो एक कहीं ना कहीं चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, एक जो पोटेंशियल है उस हाउस का कहीं ना कहीं उसको हल्का सा वीक कर देता है। 12th हाउस तो मेरा फॉरेन लैंड है, मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं, मेरे लॉसेस हैं, तो उसका लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हुआ है, ट्राइन में बैठा हुआ है, एक्सपेंडिचर्स थ्रू 5th हाउस की बात कर देता है। 5th हाउस क्रिएटिविटी का भी होता है, बच्चों का भी होता है, फेम का भी होता है, तो ऑन एंड ऑफ ऐसे एक्सपेंसेस नेटिव के लाइफ में रहते हैं जहां वो चीजों को फोकस कर लेता है। मान लीजिए क्रिएटिविटी इन योर होम, घर बना रहे तो बड़े क्रिएटिव काम कर देंगे, पैसा खर्च कर देंगे उसमें उसमें नहीं सोचेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिएटिविटी हालांकि घर का 4th हाउस है मगर क्रिएटिविटी तो 5th हाउस है ना, तो कुछ भी ऐसा काम करेंगे जहाँ क्रिएटिविटी के लिए पैसा खर्च कर देंगे कि चीज अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, तो 12th हाउस की जो प्लेसमेंट मून की 5th हाउस में ये रिप्रेजेंट करती है। तो ओवरऑल यहाँ हमने अब देखा कि जो नेटिव का फोकस है वो 8th हाउस के आसपास रहता है, रिसर्च में जाता है, ऐसे नेटिव रिसर्च में है तो बहुत अच्छा डेवलप अच्छी सक्सेस मिल जाती है नेटिव को यहाँ पे। और जुपिटर साथ में है 8th हाउस में, तो कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ इनको डिजीजेस हो जाते हैं, छोटे मोटे कुछ ना कुछ चीजें साथ में लगी रहती है, कोई अच्छी हेल्थ की बात नहीं करता है, क्योंकि लगन लॉर्ड इन 8th हाउस भी अच्छी बात नहीं है कि हेल्थ लगन, मेरा इम्यूनिटी भी है, मेरा कैरेक्टर भी है, सब कुछ है, तो वो भी हेल्थ की में कुछ प्रॉब्लम दिखाता है, और जुपिटर भी 8th हाउस में हेल्थ इश्यूज कुछ दिखाते हैं ऑन एंड ऑफ नेटिव को।
बाकी दशा मतलब दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे डीजल चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है कि प्लैनेट वर्गोत्तम है कि प्लैनेट अपने साइन में है कि नमाश में एग्जॉल्टेड है, कौन से स्टेज में है, तो उसके हिसाब से भी रीडिंग में काफी फर्क पड़ जाएगा। वो हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम डीजल चार्ट्स को भी फोकस नहीं कर रहे हैं। दशा चेक कर लेते हैं नेटिव की। देखिए दशा तो प्रेजेंटली रनिंग दशा तो मंगल की चल रही है, और मंगल में मून चल रहे हैं इनके, सॉरी मंगल में सन चल रहे हैं। तो मंगल की दशा अक्टूबर 2021 तक रहने वाली है नेटिव की। तो मार्स तो इनका योग कारक प्लैनेट है, इस चार्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट है मंगल, वेल प्लेस्ड है, किसी से अफ्लिक्टेड भी नहीं है। तो होपफुली मंगल की दशा में इन्होंने काफी सक्सेस, लक ने काफी अच्छा साथ दिया होगा, इनको सक्सेस मिली होगी। 9th हाउस में है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी जरूर दी होगी। मगर मंगल एक मैलेफिक है, तो ऑन एंड ऑफ हो सकता है फादर को कुछ प्रॉब्लम दे दे, फादर को हेल्थ इश्यूज दे दे, क्योंकि मंगल ने अपने मैलेफिक भी तो रिजल्ट देना ही देने हैं ना। मगर ओवरऑल मंगल की दशा नेगेटिव के लिए अच्छी रही होगी, और ये दशा अक्टूबर 2021 में खत्म हो जाएगी। उसके बाद इनकी राहु की दशा शुरू हो जाएगी। तो मेन जो पीरियड रहने वाला है नेटिव का, वो राहु का रहने वाला है, जो 2039 तक रहने वाले हैं। राहु इन इज इन 8th हाउस। यस, अब राहु ने क्या रिजल्ट देने हैं, राहु ने सन के रिजल्ट भी देने हैं, जुपिटर के भी देने हैं यहाँ पे। और नवमांश में भी जो राहु है वो धनु नवमांश में है, जो कि 5th हाउस है। तो राहु की ठीक है, ऑन एंड ऑफ 8th हाउस का राहु तो अच्छा नहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता ही है, इन लॉस से थ्रू प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि मैलिफ 2nd हाउस में मैरिड लाइफ भी है। तो सन राहु इज इन मैरिड 8th हाउस में बैठने का अच्छी सिचुएशन नहीं है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी राहु दिक्कत दे सकता है। तो ऐसे नेटिव को अब आने वाले टाइम में रेगुलर बेसिस पे राहु की रेमेडी करनी चाहिए, जो इनके लिए सुटेबल है और जो ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी एनालिसिस थी मेरी इस चार्ट के बारे में, जिनका डिटेल्स हैं। 23 मार्च 1987 इवनिंग का बर्थ है, अराउंड 4 PM का बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और का चार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।